नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज के लिए बाजरे की करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। किसानों के लिए फायदेमंद है सब सरफेस ड्रिप सिंचाई पद्धति। हमारे प्रदेश में बाजरे की खेती मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन इसकी औसत उपज अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसलिए हमारे जो किसान भाई इस समय बाजरे की खेती करना चाहते हैं, वो बाजरे की उन्नत तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में आइए जानते हैं। बाजरे की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, आगे इसकी बोनी कब करें, पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार करें, इन सारी बातों पे आपको यदि जानकारी हो तो आपकी खेती लाभदायक हो सकती है और लाभ का धंधा बन सकती है। बोनी से पहले बात आती है कि हम प्रजातियां कौन कौन सी इस्तेमाल करें। तो बाजरा में दो प्रकार की प्रजातियां होती हैं, एक संकुल प्रजातियां, दूसरी संकर प्रजातियां। तो संकुल प्रजातियों की यदि बात करें तो राज 171, CZP 9802, ICTP 8203 और MP 383, ये सभी संकुल प्रजातियां हैं और 75 से 85 दिन के अवधि की प्रजातियां हैं और इनकी जो उत्पादन क्षमता है 14 से लेकर के 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो इस प्रकार किसान भाई संकुल प्रजातियों में इनका चयन कर सकते हैं। संकर किस्मों की यदि बात करें तो HHB 67, GHB 538, RHB 121, GHB 719, ICMH 356, ये सभी संकर प्रजातियां हैं। तो इनकी जो पकने की अवधि है 65 से 75 दिन या अधिकतम 80 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है। इस प्रकार संकर या संकुल प्रजातियों का चयन करें। किस प्रकार की भूमि में बाजरे की खेती करें। बाजरे की खेती के लिए दोमट, बलुई दोमट, ये इस प्रकार की मिट्टियाँ जिसमें जल निकास अच्छा हो, ऐसी भूमियाँ बाजरे की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं और बाजरे की फसल इनमें बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात आती है कि खेत की तैयारी। खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोनी से पहले 2 जुताई हमें करनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें और गर्मी में कम से कम 1 महीने तक हमारा खेत मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद जुता हुआ रहे और दूसरी जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करके अच्छी तरीके से खेत तैयार कर लें और समतल कर लें। प्रदेश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में बाजरा का महत्वपूर्ण स्थान है। जो किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं, उन्हें फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक खेत में डालना चाहिए। 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जो हम घर में गड्ढे में गोबर की खाद बनाते हैं। खेत की तैयारी से पूर्व खेत में इसको डाल दें और वर्षा आधारित क्षेत्रों में जो किसान भाई खेती कर रहे हों, उनको 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर उपयोग करना होता है। यदि जहाँ पे सिंचाई के साधन जिन किसान भाइयों के उपलब्ध हैं, ऐसी दशा में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास की पूरी मात्रा बोते समय ही खेत में दें और यूरिया की आधी मात्रा बोते समय और आधी मात्रा खड़ी फसल में जब 30 से 35 दिन की फसल हो, कल्ले निकलने की अवस्था फसल में हो, ऐसी अवस्था पर हम यूरिया की शेष जो आधी मात्रा है उसका इस्तेमाल करें। बाजरे का जो बीज है ये काफ़ी छोटा होता है। 4 से 5 किलोग्राम बीज
1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। यानी 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के मान से किसान भाई इस्तेमाल करें, बोनी में उपयोग करें, तो ये इससे पर्याप्त पौध संख्या हमें 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में प्राप्त हो सकती है। आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों से अछूती नहीं। ऐसे में बाजरा की बुआई से बीजों को बहुत कम खर्चे में उपचारित करके फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से काफी हद तक बचा सकते हैं। इसके बाद बात आती है बीज उपचार। बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब मिश्रित फफूंदनाशी कई नामों से बाजार में उपलब्ध होता है। किसान भाई इनको बाजार से ले लें। 2 ग्राम से 3 ग्राम फफूंदनाशी, इस मिश्रित फफूंदनाशी की मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के मान से इस्तेमाल करें। बीज के ऊपर छिड़क दें, पानी हल्का सा पानी का छिड़काव करें और बीज में अच्छी तरीके से इसको मिला दें। तो ये हुई बात बीज उपचार की। बीज हमारा इस प्रकार हम उपचारित कर सकते हैं, या तो हाथ से या सीड ट्रीटिंग ड्रम से। तो बीज उपचार के बाद बीज को बीज वाले बॉक्स में भर दें और सीड ड्रिल के जो दूसरे बॉक्स में जिसमें फर्टिलाइजर को भरते हैं उसमें जो भी खाद उपयोग कर रहे हों इनको सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के फर्टिलाइजर वाले बॉक्स में डाल करके बोनी करते समय, चूँकि दूरी हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। निदाई गुड़ाई के लिए किसान भाई पपड़ी तोड़ने के लिए बाजरे की फसल जब 30 दिन की हो जाए तो एक बार डोरा अवश्य चलाएं। डोरा अथवा बैल चलित हल के द्वारा कतारों के मध्य में हम एक बार हल चला दें। कतारों के मध्य में पर्याप्त स्थान होता है, हम इसमें आसानी से डोरा चला सकते हैं। इस क्रिया को करने से खेत की पपड़ी टूट जाती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधों पे मिट्टी चढ़ जाती है। जब बाली की अवस्था पे हो तो ये गिरे नहीं। और इसके अलावा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है, वो ये है कि खरपतवारों का बहुत अच्छा प्रबंधन हो जाता है। हमें किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं सिंचाई आज की आवश्यकता है, क्योंकि पानी मानव के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। दुनिया भर में जल स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है ड्रिप से सिंचाई, जिससे न सिर्फ सिंचाई में होने वाला खर्च कम होगा, बल्कि कम लागत में अधिक उपज लेने का सपना भी साकार होगा। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सब सरफेस ड्रिप सिंचाई के बारे में। भारतवर्ष में यदि हम पानी की समस्या देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन पर्पजेज के लिए, तो मुझे लगता है सारे ही स्टेट्स में प्रॉब्लम आ रही है। जो स्टेट जहाँ पर बारिश कम होती है, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, उन स्टेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पानी, सिंचाई के पानी को लेके। यदि हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, यदि हम नॉर्थ इंडिया का ही देखें, तो यहाँ पर पहले जितने बरसात के दिन होते थे वो करीबन 40 से 45 दिन हुआ करते थे एक सीज़न में, और लेकिन अब वो घट के 20 से 22 दिन हुए। तो बरसात यदि होती है या तो होती नहीं, और होती है तो एक साथ बहुत ही ज़्यादा बारिश गिरती है, 7 से 8 सेंटीमीटर बारिश गिर जाती है। तो ज़्यादातर पानी ज़मीन में नहीं सोखने की बजाय वो बह के दूसरी जगह चला जाता है। वैसे भी यदि हम कृषि के लिए देखें तो जितना हमारे पास अवेलेबल वाटर है उसका करीबन 70% हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन भारतवर्ष की जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी सिटीज़ बढ़ रही है, तो जो पानी जो शेयर जो एग्रीकल्चर को मिलता था वो शेयर आजकल आप सिटीज़ के अंदर और पॉपुलेशन की दूसरी डिमांड्स को पूरी करने के लिए यूज हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा जो पानी का शेयर है एग्रीकल्चर के लिए वो घटता जाएगा। ऐसी सिचुएशंस में हमें नई नई तकनीकें ईजाद करनी होगी ताकि हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो हमारा मेंटेन रहे।
इसके लिए जो हमारे पास जो निकल के आ रहा है कि पहले सब शुरू में जब हम पानी देते थे वो नहर से पानी देते थे, उसके बाद हम नहर से धीरे धीरे कम होता हम ट्यूबवेल से पानी देने लग गए। लेकिन जब जो पानी देने का तरीका था वो तरीका ये था कि हम फ्लड इरिगेशन करते थे। फ्लड इरिगेशन के अंदर जो पानी की जो एफिशिएंसी होती है, यूज एफिशिएंसी होती है, वो 35 से 40% से ज़्यादा नहीं होती। तो हमारा मकसद था कि हम कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाएं, कैसे हम पानी का लॉसेस कम करें। उसके लिए जो 2-3 तकनीक है, या तो हम अपना फसल का बोने का तरीका बदल दें। पहले हम फ्लैट में लगा देते, उसको बेड पे लगाएं। बेड को उन फसलों को लगाएं जो बेड पे आसानी से उग जाती हो और उसमें पैदावार में भी कोई कमी नहीं आती हो। जैसे हम मक्का लगा सकते हैं, जितनी भी दलहन फसलें हैं वो सारी लगा सकते हैं, तिलहन वाली फसलें लगा सकते हैं, हम वीट भी लगा सकते हैं। यदि बेड प्लांटिंग के अलावा दूसरे यदि फ्लैट पे लगाना है, चाहे वो आपका राइस हो, चाहे आपका वीट हो, चाहे मेज हो, तो वहाँ पर फिर हमें अपने पानी देने का तरीका बदलना होगा। तो जब शुरू में आया था तो हमारे पास आता कि स्प्रिंकलर से यदि हम इरिगेशन देते हैं तो हमारी पानी की बचत होती है, 35-40% के आसपास हमारी बचत हो जाती है। लेकिन स्प्रिंकलर की एक अपनी समस्या है, क्योंकि जब तेज़ हवाएं जहाँ पे चलती है वहाँ पे स्प्रिंकलर बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। तो उन सिचुएशन में फिर हमारे पास स्प्रिंकलर भी एक ऑप्शन नहीं रहता है। ड्रिप इरीगेशन है। ड्रिप इरीगेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, ऑर्चार्ड से शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे उसके बाद में वेजिटेबल्स में आया और हम चाह रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन को हम सीरियल क्रॉप्स में, चाहे आपका धान हो, चाहे आपका मक्का हो, चाहे आपकी गेहूँ हो, उन फसलों में लेके आएँ। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो CSSRI करनाल में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम जो सीमेंट का एक सेंटर है बीसा नाम से लुधियाना, वहाँ पे भी हम पिछले 5 साल से उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन में जो किसानों से जब हम बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा इश्यू निकल के आता था, बोले जी सुबह इसको शुरुआत में हमें खेत में फैलाना पड़ता है, फिर उसको खेत में निकालना पड़ता है, फिर फैलाना पड़ता है। तो एक कम्बरसम प्रोसेस था। तो किसान इसको सीरियल क्रॉप्स में इसलिए नहीं लगाता था क्योंकि ये नैरो रो स्पेस क्रॉप होती है, आपको हर 40-45 सेंटीमीटर दूरी पर एक लाइन लगानी पड़ती है। इसको देखते हुए किसान इसको करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद जो हमने जो काम किया, हमने कहा कि क्यों नहीं कि ड्रिप इरिगेशन को सब सरफेस में लगा दिया जाए। सब सरफेस की जो गहराई है कि वो आप 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ये डिपेंड करती है आपकी सोइल टाइप कैसी है। जहाँ पर आपकी सैंडी सोइल है, जहाँ पर आपकी लाइट सोइल है, वहाँ पर हम इसको 15 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं। जहाँ पर थोड़ी हैवी सोइल है वहाँ पे हम 17, 18, 20 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं। ये सभी फसलों में, चाहे आपका धान हो, चाहे आपकी मक्का हो, चाहे आपका गेहूँ हो, चाहे आपकी मूंग हो, सभी फसलों में आराम से ईजिली काम करती है। इसके ऊपर आप यदि, अब 2 तरीके हैं। कोई किसान चाहते हैं कि जी हम राइस के बाद में या वीट के बाद में कोई सब्जी लेना चाहता है, खेत की जुताई करना चाहता है, तो उसमें आप सबसे पहले ड्रिप लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देता है कि जो भी कोई आप टिलेज या जो भी चलाएं तो उसे कटे नहीं। अदरवाइज जीरो टिलेज में आप, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पर जुताई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो टिलेज में आप आसानी से कोई भी फसल ले सकते हैं। हमने जो एक्सपेरिमेंट से जो निकल के आ रहा है कि सभी फसलों में 50% तक पानी बचता है यदि हम सब सरफेस ड्रिप में इरिगेशन में करते हैं। दूसरा ये करते थे कि हम जो तरीका होता है, जैसे हम नाइट्रोजन एप्लीकेशन, हम यूरिया का छींटा मारते हैं। तो यूरिया का छींटा मारने से क्या होगा, उसके वोलेटिलाइजेशन लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि हम सब सरफेस ड्रिप के साथ यदि हम यूरिया का घोल करके और ड्रिप के थ्रू यदि हम देते हैं तो उससे आपके नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी है वो कम से कम 20 से 25% बढ़ जाती है। अमूमन देखने में आया कि नाइट्रोजन की एफिशिएंसी 45-50% होती है, लेकिन इससे करीबन 70% तक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो किसान भाई अपना नाइट्रोजन यूरिया का जितना दे रहे हैं उसमें कम से कम 20% आसानी से कम कर सकते हैं सब सरफेस के थ्रू। उतनी ही आपको यील्ड मिलेगी जितना कि आप आपका रिकमेंडेड डोज देते आए हैं। एक और निकल के आया कि हम जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में हम सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं कि हम 2 की बजाय 3 फसल कैसे लें। तो पहले जो हम कहते थे कि रिले क्रॉपिंग या कैच क्रॉपिंग, वीट के हार्वेस्टिंग के बाद में और राइस की सोइंग से पहले हमारे पास जो विंडो होता था वो 65 से 70 दिन का मिलता है। 65 से 70 दिन में यदि हमें मौसम फेवरेबल मिलता था वीट के मैच्योरिटी के टाइम में, तब तो कई बार तो हमारे पास मूंग की फसल हो जाती थी। लेकिन कई बार फेवरेबल मौसम नहीं मिलता था तो हमारे पास जो विंडो था वो घट के 50-55 दिन का हो जाता था। इतने दिन में मूंग की फसल नहीं हो सकती। तो यदि हम सब सरफेस ड्रिप लेके आते हैं राइस वीट सिस्टम में, तो जो मूंग की क्रॉप है उसको आसानी से 60 से 65 दिन का विंडो मिल जाता है। तो जब आपका 60 से 65 दिन का विंडो मिल गया तो 1 से लेकर 2 तुड़ाई आसानी से हो जाती है। मतलब 6-7 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से आप मूंग की तुड़ाई कर सकते हैं। ये तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा। इनडायरेक्ट फ़ायदा है कि जब आप मूंग लगाओगे नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो आपकी ज़मीन में जो नाइट्रोजन है आपको, जैसे हम कहते हैं कि सब सरफेस में 20% कम देनी पड़ेगी, यदि आप मूंग लगाने तो आप उसमें और कम कर सकते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो जितना पौधा लेता है उसका करीबन 20 से 25% वो ज़मीन में छोड़ता है। तो सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन राइस वीट के साथ हम मूंग आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो जब हम 3 क्रॉप लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है या प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ेगी। जो ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन के लिए किसान जो हमारी सरकार है वो सब्सिडी देती है। सब्सिडी डिपेंड करती है कि किसान की लैंड होल्डिंग्स की साइज़ कितनी है, मेल किसान है, फीमेल किसान है।
कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये 50 से लेकर 75% तक की सब्सिडी इसके ऊपर अवेलेबल है और किसान इसको लगा सकता है, सब्सिडी ले सकता है। और 1 एकड़ में यदि हम सबसिडी ड्रिप इरीगेशन लगाते हैं धान गेहूँ प्रणाली के अंदर तो करीबन 1 लाख रुपये का खर्च आता है। इसकी जो लाइफ है सबसिडी ड्रिप इरीगेशन की लाइफ अमूमन 10-15 साल के आसपास होती है। यदि हम सरफेस के ऊपर ड्रिप लगाएंगे उसकी लाइफ 10 साल से ज़्यादा नहीं होती। यदि हम पानी को पैसे के रूप में देखते हैं कि सपोज पहले हमारे पास जब हम पाड़े काट के या कद्दू करके हम धान लगाते थे उसमें करीबन 200 सेंटीमीटर पानी लगता था। तो यदि हम सबसिडी ड्रिप के तहत पानी लगाते तो उसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप 100 सेंटीमीटर पानी मतलब 1 मीटर पानी बचा रहे हो आप, तो यदि हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारा जो वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है वो वाटर टेबल स्टेबल होगा और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हम हर साल 1 मीटर पानी बचा रहे हैं राइस के क्रॉप में। तो जितना भी हमारे पास नॉर्थ इंडिया में एरिया है करीबन 5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जो एरिया है, उस 5 मिलियन हेक्टेयर में आप यदि हम सोचें कि 1 मीटर पूरे 5 मिलियन हेक्टेयर में पानी बचता तो एक बहुत बड़ी बचत होगी। हमारे जो रिजर्वर्स हैं ग्राउंड वाटर में जो रिजर्वर्स हैं वो बचे रहेंगे। सबसिडी ड्रिप से यदि हम इरिगेशन देते हैं तो ड्यूरेशन पे कोई भी फसल हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे गेहूँ, चाहे धान हो, ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। आगे और भी है खेती ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उससे पूछा है जिला रतलाम से सूरज मीणा ने। आप पॉली हाउस में झरबेरा की पौध रोपाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो सूरज जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जरबेरा भारत के एक मुख्य कटे पुष्प है जो गुलदस्ता बनाने के लिए और कटे पुष्प के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये देश और विदेश में इसका बहुत मूल्य है, मार्केट में बहुत इसका वैल्यू है। तो इसके लिए जो है जो पॉली हाउस में उगाने के लिए जो किस्म है वो है तेरेसा, सांगरिया, गौलियत, ये सब जो वैरायटी है बहुत कलर की वैरायटी है, जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, वाइट हो गया, बहुत कलर का वैरायटी है और बहुत तरह का वैरायटी है। बहुत अच्छे प्रभेद है जो कि पॉली हाउस में लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई किसान भाइयों बाहर में करना चाहते हैं, ओपन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है जिसका नाम है आर्का कृषिका, जो बेंगलोर से रिलीज़ हुआ है। वो बाहर में ओपन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है। वो बाहर में उसको अगर लगाइएगा बेड मेथड में पलवार बिछा के, तो उसमें 400 से 450 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति साल में आपको उपज हो सकता है। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। पॉली हाउस में जो है हम ऊंचा बेड बनाते हैं जिसका जो ऊंचाई होता है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होता है और 2 बेड में अंतर होता है 30 से 40 सेंटीमीटर और लंबाई अपने मर्जी अनुसार होता है, जैसे कि आप 5 मीटर भी कर सकते हैं, 3 से 4 मीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा उपज आएगा अगर टपक विधि से सिंचाई करेंगे तब। तो टपक विधि के लिए क्या करना है, आपको लाइन बिछाना है बेड बनाने के बाद, उसके बाद आपको प्लांटिंग करना है, ठीक है ना। और इसका जो प्रवर्धन है वो तो पुत्तल से होता है और इसका जो है लगाने के बाद पहले 1 महीना आपको 12-61-0 जो एनपीके का मात्रा है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में आपको स्प्रे करना है पहली महीना में लगाने के बाद।
तो अच्छे से फूल का क्वालिटी भी जो होगा वो बढ़िया होगा और अच्छा उपज भी आप लोग पा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उर्द की खेती है किसानों के लिए लाभकारी। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोगी है वीडर यंत्र। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।